अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेप्लिकेशन प्रोसेस। यानी कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन होती है, डीएनए अपनी एक न्यू कॉपी प्रोड्यूस करता है, वो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करता है डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने डीएनए के रेप्लिकेशन के मॉडल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 3 तरह के मॉडल्स थे, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल्स, जिनमें से फर्दर मीजल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है वो सबसे वो ट्रू मेथड है। ठीक है, वो करेक्ट मेथड है। अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मेथड हमने पढ़ा था कि जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल होगा, डीएनए का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, उसके दोनों जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और फिर दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक अलग अलग न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बना लेते हैं। तो इस तरह से एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है डीएनए रेप्लिकेशन का, उस दौरान क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और कौन कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ एंजाइम्स के बारे में हम देख लेते हैं। 4 एंजाइम्स बेसिकली इन्वॉल्व हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस में। एक है डीएनए पॉलीमरेज, जिसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है यही बेसिकली रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम यही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, उनका पॉलीमर बनाता है। बाकी जो दोनों एंजाइम्स हैं इनका बस सपोर्टिव रोल है रेप्लिकेशन में। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये स्मॉलर इन साइज़ होता है, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये 10 टाइम्स लार्जर है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डाइमर है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में 2 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये लार्जर है और इसके स्ट्रक्चर में 2 सब यूनिट्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये डाइमर है। फिर आ जाता है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम जो है ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक प्राइमर बनाता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर होगा तभी हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये फर्दर इनिशिएट कर सकेगा रेप्लिकेशन को, जो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर आ जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये जो डीएनए लाइगेज है ये फ्रैगमेंट्स को कनेक्ट करता है, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। और फिर आ जाता है हेलिकेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए को अनजिप करता है। ठीक है, उसको अनबाइंड करता है। हमें पता है कि ये जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसके 2 स्ट्रैंड्स हैं, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले इन दोनों स्ट्रैंड्स का सेपरेट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कौन करता है, हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये क्या करता है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम ये स्टार्ट करते हैं अगर हम डीएनए की रेप्लिकेशन को, तो ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसकी रेप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, अब क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये राउंड से स्ट्रक्चर में, ये है एक हेलिकेज एंजाइम। इसने क्या किया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर याद रखने की है वो ये है कि ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये सारे के सारे पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल को सेपरेट नहीं कर देगा, ये सिर्फ शुरू में स्टार्टिंग वाले पोर्शन को जो है ये सेपरेट करेगा। ठीक है, यानी कि सारे डीएनए के मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स को हमने कम्प्लीटली सेपरेट नहीं करना, सिर्फ जो उनका जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होगा या कहीं से भी डीएनए की जहाँ से हम रेप्लिकेशन, जिस पोर्शन की रेप्लिकेशन हम कराना चाहते हैं उनको सेपरेट कर देंगे। तो शुरू में क्या होगा, जो हेलिकेज एंजाइम है जिसने इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है, अनजिप करना है, वो क्या करेगा, 2 स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देगा, लेकिन कंप्लीटली सेपरेट नहीं करेगा। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये जो कुछ पोर्शन है डीएनए के मॉलिक्यूल का, डीएनए के स्ट्रक्चर का, ये अभी भी जिप्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये अभी भी बाउंड है दोनों, सिर्फ हाफ डीएनए के मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमें एक फॉर्क की तरह की
स्ट्रक्चर बन जाता है डीएनए का। फोर्क हम किसको बोलते हैं, कांटे को जिसके आगे से ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो हम खाने में फोर्क यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ फोर्क के जैसा नहीं है। यहाँ से अगर हम इसको हैंडल कंसीडर कर लें फोर्क का, इस स्ट्रक्चर को, और ये आगे से जो उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो ये एक फोर्क की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक रेप्लिकेटिंग फोर्क आ गया है हमारे पास, ठीक है। ये एक रेप्लिकेटिंग फोर्क का स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। अब क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन पढ़ लिया हमने कि उसने आके दोनों स्ट्रैंड्स को अनजिप कर दिया, लेकिन कंप्लीटली अनजिप नहीं करना। अब जितना भी ये दो स्ट्रैंड जो है ये अनजिप हो चुके हैं, ठीक है। अब आएगा आरएनए प्राइमर, ठीक है, प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। ये प्राइमेज एंजाइम क्या करता है कि ये आरएनए प्राइमेज जो है ये पहले आके यहाँ पे एक चीज़ तो हमें यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो पॉलीमरेज एंजाइम है ना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि यही वो एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये रेप्लिकेशन हमेशा कराएगा 3' एंड से, ठीक है। जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, हमें पता है कि ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड है 3' to 5', लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है वो है 5' to 3', जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा भी दिखाई दे सकता है 3' to 5', ये वाला स्ट्रैंड, और ये वाला स्ट्रैंड है 5' to 3'। लेकिन अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, सिर्फ 3' एंड से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। इस स्ट्रैंड का तो 3' एंड ये हो गया। अब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसका 3' एंड कौन सा है, इसका 3' एंड इस साइड पे है, ठीक है। तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड के इस हिस्से पे, इस 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू करेगा, और इस तरह से जो है डीएनए रेप्लिकेशन होती जाएगी। इस एंजाइम, इस जो स्ट्रैंड है डीएनए का 3' to 5', तो 3' एंड से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, लेकिन जो 5' to 3' है उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, इस साइड से 3' से, यहाँ से स्टार्ट होती होती ये प्रोसीड करेगी 5' एंड की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा कि अब आरएनए प्राइमर जो है वो भी फिर प्राइमर कहाँ पे बनाएगा, 3' एंड्स पे। इस वाले स्टैंड के 3' एंड पे वो आरएनए प्राइमर बनाएगा, प्राइमेज एंजाइम। आरएनए प्राइमर क्या है, आरएनए प्राइमर जो है ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, एक सीक्वेंस है आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का। यानी कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले ये ज़रूरी है कि पॉलीमरेज जो एंजाइम है हमारा, जिसने रेप्लिकेशन करानी है डीएनए पॉलीमरेज, इसको क्या चाहिए कि सबसे पहले आरएनए जो प्राइमेज जो एंजाइम है वो 3' एंड पे 10 न्यूक्लियोटाइड्स का पहले एक सीक्वेंस बनाए, ठीक है। वो न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होंगे, वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगे। तो जो प्राइमेज होगा ये क्या करेगा, 3' एंड पे, इस 3' एंड पे भी और इस 3' एंड पे भी कुछ आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स का पहले एक सीक्वेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। जब ये सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों 3' एंड्स पे भी, इस 3' एंड पे भी और इस 3' एंड पे भी, अब जाके डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन स्टार्ट कराएगा। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत है, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर जो है वो कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, प्राइमेज एंजाइम, इस 3' एंड पे भी और इस 3' एंड पे भी, ठीक है। आरएनए प्राइमर बन गया, ठीक है। यानी कि आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पे एक छोटा सा सीक्वेंस बन गया, ऑलमोस्ट 10 न्यूक्लियोटाइड्स का। इस स्ट्रैंड पे भी, इस स्ट्रैंड के 3' एंड पे भी, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है उसके 3' एंड पे भी। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो बेसिकली रेप्लिकेशन करा रहा है, दूसरी कॉपी बना रहा है। अब इस 3' एंड पे आरएनए प्राइमर बन गया, प्राइमेज ने बना दिया। अब यहाँ से पॉलीमरेज 3 जो है वो स्टार्ट होगा और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता करता ये पहुँच जाएगा यहाँ तक, ठीक है।
पॉलीमरेज 3। ये पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर है जो हमें राउंड सा ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। पॉलीमरेज 3 जो है वो प्राइमर से स्टार्ट होगा और फिर ये आगे की तरफ प्रोसीड करता जाएगा और डीएनए की सेकंड स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा 3' to 5' एंड वाला स्ट्रैंड था वो तो कॉन्टीन्यूअसली उसकी कॉपी जनरेट होती जाएगी। ठीक है, जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे अब आगे से फर्दर डीएनए को अनजिप करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा। तो जब जितना जितना हमारा डीएनए का जो स्ट्रैंड्स अनजिप थे उनकी जब कॉपी बन जाएगी फिर ये जो डीएनए का फर्दर मॉलिक्यूल जो है वो अनजिप होगा, अनवाइंड होगा और ये पॉलीमरेज जो है फिर आगे प्रोसीड करता करता सारे डीएनए की कॉपी बनाता चला जाएगा। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम कभी भी पूरे डीएनए के स्ट्रैंड को अनजिप नहीं करता, वो पहले थोड़े से हिस्से को अनजिप करेगा, उसकी रेप्लिकेशन होगी, फिर अगले वाले हिस्से को अनजिप करेगा, फिर उसकी रेप्लिकेशन होगी, फिर उससे अगले हिस्से को अनजिप करेगा, फिर उसकी रेप्लिकेशन होगी। तो ये जो 3' to 5' हमारा स्ट्रैंड था उसकी रेप्लिकेशन तो कॉन्टीन्यूअसली होती चली जाएगी जैसे जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो अनवाइंड होता चला जाएगा, पॉलीमरेज 3 आगे को मूव करता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, जो कि 5' to 3' था। ठीक है, अब इसकी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है 3' एंड से। तो 3' एंड पे पॉलीमरेज 3 का दूसरा सब यूनिट, ये जो इस स्ट्रैंड पे था डीएनए पॉलीमरेज का फर्स्ट सब यूनिट, जैसे कि हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डायमंड है, उसके 2 सब यूनिट्स हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का दूसरा सब यूनिट आया अब इस स्ट्रैंड पे और 3' एंड से उसने रेप्लिकेशन स्टार्ट करना शुरू की, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू किए और एट द एंड वो पहुंच गया 5' एंड पे। अब क्या होगा, अब जब ये पीछे वाला हिस्सा अनजिप होगा, अनवाइंड होगा, तो ये पॉलीमरेज 3 वापस कैसे जाएगा, किस तरह से पिछले हिस्से की रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा कि ये पॉलीमरेज 3 जंप करके जाएगा पीछे। ठीक है, यहाँ पे जंप करके चला जाएगा वहाँ पे जहाँ पे अब फर्दर डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो अनजिप हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 था अब 5' एंड से जंप करके जा चुका है पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आरएनए प्राइमेज एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज का एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक आरएनए प्राइमर कंस्ट्रक्ट करेगा और फिर यहाँ पे पॉलीमरेज 3 का दूसरा सब यूनिट जो है आगे से फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट करता करता आगे को प्रोसीड करेगा। ठीक है, ताकि वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी एक फ्रैगमेंट कंस्ट्रक्ट कर दिया था पॉलीमरेज 3 ने। जब ये उसके पास पहुंच जाएगा तो ये उससे ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, जो पहले वाला फ्रैगमेंट वो कंस्ट्रक्ट कर चुका है पॉलीमरेज 3 उसके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा बल्कि बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस छोड़ देगा। अब पीछे से मज़ीद जब डीएनए का मॉलिक्यूल अनवाइंड होगा, अनजिप होगा, पॉलीमरेज 3 फिर यहाँ से जंप करके पीछे जाएगा, फिर से डीएनए पॉलीमरेज का एक फ्रैगमेंट कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बात समझी कि जो 3' to 5' वाला हमारा डीएनए का स्ट्रैंड था उसको तो पॉलीमरेज 3 कॉन्टीन्यूअसली रेप्लिकेट करता चला जाएगा, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है हमारा 5' to 3' वो कॉन्टीन्यूअसली रेप्लिकेट नहीं होगा बल्कि पहले पॉलीमरेज 3 एक उसने फ्रैगमेंट कंस्ट्रक्ट किया, फिर पीछे से जितना डीएनए का स्ट्रैंड अनजिप हुआ डीएनए पॉलीमरेज फिर जंप करके पीछे गया, फिर उसने एक फ्रैगमेंट कंस्ट्रक्ट किया, फिर पीछे से अनबाउंड हुआ डीएनए, फिर से डीएनए पॉलीमरेज 3 जंप करके पीछे गया। तो ये जो हमारा 5' और 3' वाला स्ट्रैंड था डीएनए का वो कॉन्टीन्यूअसली रेप्लिकेट नहीं होता बल्कि फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में रेप्लिकेट होता है। ठीक है, और उन फ्रैगमेंट्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है। ठीक है, उस ये जो अब डिस्टेंस है फ्रैगमेंट्स यानी कि जो टुकड़ों की फॉर्म में रेप्लिकेशन हो रही है उन फ्रैगमेंट्स को बाद में ज्वाइन करेगा एक और एंजाइम आके जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा
और ये जो फ्रैगमेंट्स हमारे पास आएंगे ना, जैसे कि इस डायग्राम में हमने अभी तक सिर्फ 2 ही फ्रैगमेंट्स बनाए हैं, एक फ्रैगमेंट और ये फ्रैगमेंट। इन फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, ठीक है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। इन ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को अब आपस में आके कनेक्ट कौन करेगा, जॉइन कौन करेगा, वो एंजाइम करेगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये इन ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को कनेक्ट कर देगा। इस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो जो स्ट्रैंड 3' to 5' जो हमने कहा, जो कॉन्टीन्यूसली स्ट्रैंड बना था, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बना है, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो 2 तरह के स्ट्रैंड्स हमारे पास बन रहे हैं। कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं, जो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में है, उनको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, जिन फ्रैगमेंट्स को बाद में डीएनए लाइगेज कनेक्ट कर देता है, ज्वाइन कर देता है, ठीक है। तो ये था रेप्लिकेशन का प्रोसेस। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस जो है, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोथेसिस है, इसको पहले 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस भी कहा जाता था। इसको 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस क्यों कहा जाता था? हमें पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब को एनकोड करने वाला, स्पेसिफाई करने वाला कौन होता है? जीन्स, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी फीचर्स हैं, हम कहते हैं हमारा हेयर कलर, हमारी हाइट, हमारा वेट, इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उन सब को एनकोड करने वाले कौन हैं? जीन, ठीक है। तो एक जीन जो है वो एक एंजाइम के स्ट्रक्चर को एनकोड करता है, यानी कि एक जीन से एक एंजाइम बनता है, ठीक है। यानी एक जीन से एक से ज़्यादा एंजाइम्स नहीं बनते, एक जीन सिर्फ एक ही एंजाइम के स्ट्रक्चर को एनकोड करता है। इसलिए हम इस हाइपोथेसिस को बोलते थे 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। लेकिन फिर ये हाइपोथेसिस जो है वो मॉडिफाई होके कन्वर्ट हो गई 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में। वो क्यों? एंजाइम के बारे में अगर आपको पता हो तो एंजाइम जो हैं बेसिकली दे आर प्रोटीन्स, ठीक है। एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स ही होती हैं, और प्रोटीन्स क्या हैं? पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स का एक पॉलीमर होता है, उसको अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर से प्रोटीन बनती है, यानी कि, और प्रोटीन जो है, एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन्स ही हैं। तो बेसिकली एंजाइम जो है ये पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनता है, पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन एक एंजाइम में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा है कि उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर फर्दर स्टडी से हमें पता चला कि एक जीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर को कोड करता है एक एंजाइम में। जो लेट्स सपोज के एक एंजाइम में 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो उन चारों पॉलीपेप्टाइड्स को अलग अलग एंजाइम एनकोड कर रहे होंगे, ठीक है। अलग अलग जीन्स एनकोड कर रहे होंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि एक जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर को एनकोड करता है। इसलिए हम इस हाइपोथेसिस को 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस से हमने 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का नाम दे दिया। यानी कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड ही बनाता है, ठीक है। और अगर एंजाइम में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो एक एंजाइम में अगर 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो उन चारों पॉलीपेप्टाइड्स को 4 डिफरेंट एंजाइम्स एनकोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस जो थी वो मॉडिफाई होकर कन्वर्ट हो गई 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में।